उन्नयन बिहार पश्चिमी चंपारण लाइव क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपको समाजशास्त्र का क्रैश कोर्स क्लास 12 के लिए आपको कराऊंगा। इसमें क्रैश कोर्स में कम समय में मुख्य चैप्टर और उसके मुख्य बिंदु जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ज़रूरी है, उस पर मैं आपको फोकस करूंगा। पहले तो आपको जानना है कि समाजशास्त्र 12th क्लास के लिए 2 किताबें आपको पढ़नी है, जो आपके ब्लैक बोर्ड पे दिख रही है। भारतीय समाज और भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, ये 2 किताबें आपको क्लास 12 में पढ़नी है। बच्चों, आप लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी करीब है और आप पहले से सिलेबस को पढ़े होंगे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुख्य बिंदु है आपके इन क्लासों का, वो आपको मैं कराऊंगा। और पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चंस आपके कैसे पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो रहेंगे वो 100 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, जिसमें से 50 आपको करना है। और ये जो क्वेश्चंस है 1 मार्क्स के ईच होंगे। तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि प्रथम 1 से लेके 50 तक आप जो भी क्वेश्चंस करते हैं उसी का मूल्यांकन किया जाएगा। अगर मान लीजिए कि आप 1 से 100 क्वेश्चंस है, आपने सारा का सारा टिक कर दिया, तो शुरुआत के 1 से लेकर 50 तक आपके क्वेश्चंस का मूल्यांकन किया जाएगा। इसलिए बच्चों, आपको सावधानी से ये करना है कि आप एकदम सावधान होकर जो आपको उस 100 क्वेश्चंस में जो भी आप कंफर्म हो 50, उसे ही आप कीजिए। इससे आपका स्कोरिंग बढ़ेगा। तो ये तो रही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। ये जो प्रश्न है ये 30 प्रश्न होंगे, उसमें टोटल 30 प्रश्न होंगे, जिसमें से आपको 15 क्वेश्चंस का जवाब देना है। और 15 क्वेश्चंस जो होंगे वो 2-2 मार्क्स के होंगे। तो 30 मार्क्स का कुल शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे। उसमें से आप 15 क्वेश्चंस जो बिल्कुल आप अच्छी तरह लिख सकते हैं और आप उसको अच्छी तरह अपना एक्सप्लेनेशन उसमें दे सकते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन को आप करेंगे। तो 15 क्वेश्चंस अगर आप बढ़िया ढंग से लिख लिए तो 30 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। फिर हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस पे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे, जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 8 प्रश्न आपको दिए रहेंगे, जिसमें से 4 प्रश्न आपको उसका जवाब देना है और ये 5 मार्क्स के होंगे। तो कुल मिलाकर ये 20 मार्क्स के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। तो एक बार आप फिर से समझ लीजिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 50 नंबर के होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो 30 मार्क्स के होंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो 20 मार्क्स के होंगे। तो इस प्रकार आपकी जो तैयारी है वो तैयारी इस तरह से होनी चाहिए कि आप मार्क्स अधिक से अधिक ला सकें। और इसके लिए मैं आपको एक क्रैश कोर्स दूंगा, जो आपको जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवाइज हो जाएगा और मुख्य टॉपिक जो है उस चैप्टर्स का मुख्य टॉपिक्स मैं आपसे डिस्कशन करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा और आप अपनी भाषा में उसको जो मुख्य पॉइंट मैंने
मैं आगे भविष्य में कहूँगा या लिखूँगा या आपको बताऊँगा, उस मुख्य पॉइंट का एक्सप्लेनेशन आप अपनी भाषा में बोर्ड एग्जाम्स में करेंगे, जिससे आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आइए हम चलते हैं कि आगे हमारा जो भारतीय समाज है, दो किताबें जो है, पहला किताब जो है भारतीय समाज, तो भारतीय समाज का प्रथम अध्याय है भारतीय समाज एक परिचय। मतलब क्लास 12 का प्रथम जो बुक है, पहला किताब जो है वो भारतीय समाज टाइटल से है, और इसका प्रथम अध्याय है भारतीय समाज एक परिचय। इसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे। इस चैप्टर में दो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। दो महत्वपूर्ण टॉपिक्स कौन कौन से हैं? उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद। यहीं से आपका समाजशास्त्र भारत में शुरू होता है। उपनिवेशवाद क्या है तथा इसका भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, पहला टॉपिक यह है। और दूसरा टॉपिक यह है कि राष्ट्रवाद क्या है और इसकी भावना भारतीय समाज में कैसे पनपी, जिससे भारत आगे चलकर स्वतंत्र हुआ। तो ये दो टॉपिक्स अक्सर क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो इन दो टॉपिक्स से जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, चाहे आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे या कोई गेस्ट पेपर है या जहां भी आप पढ़ते हैं, तो इसमें दो टॉपिक्स से अक्सर आप देखेंगे कि क्वेश्चंस होते हैं। तो पहला टॉपिक हम ये शुरू करेंगे, उपनिवेशवाद क्या है। उपनिवेशवाद क्या है? तो आप सुने होंगे कि भारत जब गुलाम था तो काफ़ी उत्पीड़न किया जाता था, यहाँ की जनता को काफ़ी शोषण किया जाता था इनकी जनता को। तो एक्चुअल वो किससे जुड़ा हुआ था? उपनिवेशवाद से जुड़ा हुआ था कहीं ना कहीं। कहने का अर्थ यह है कि उपनिवेशवाद से ही एक तरह की गुलामी शुरू हुई थी। तो उपनिवेशवाद बच्चों है क्या? किसी भी समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा, किसी भी समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितों को साधने के लिए, विभिन्न हित क्या हो सकता है? जैसे कुछ धन जो औपनिवेशिक राष्ट्र है वहाँ से उठा के अपने यहाँ अगर कोई ले गया, तो ये क्या है कि हित साध रहा है अपना, आपके देश के धन को अपने देश में ले जा रहे हैं जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं। तो किसी भी समृद्धशाली एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने हित को साधने के लिए किसी निर्बल किंतु प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण, जिसमें काफ़ी खनिज संपदाएं हो, जिस देश में काफ़ी खनिज संपदाएं हो, खनिज लवण हो, तो उससे परिपूर्ण होना चाहिए। तभी तो वहाँ से अपने हित साधने के लिए ये प्राकृतिक संपदा को अपने यहाँ ले जाएंगे और फिर उसको विभिन्न उद्योगों में लगा करके उसे नए चीज़ बना करके फिर आपके यहाँ ही उसको अधिक दाम पर, अधिक मूल्य पर आपसे ही बेचेंगे। तो यहीं से उपनिवेशवाद की शुरुआत होती है, यानी कि किसी भी समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितों को साधने के लिए किसी निर्बल किंतु प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न संसाधनों का शक्ति के बल पर उपभोग करना उपनिवेशवाद कहलाता है। मतलब राष्ट्र तो शक्तिशाली होना चाहिए, उपनिवेशवाद के लिए राष्ट्र शक्तिशाली है और कमज़ोर राष्ट्र पर उन्होंने अपना आधिपत्य कर लिया
और आधिपत्य करके उसका शोषण शुरू किया, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन शुरू किया और वो स्वयं के अपने राष्ट्र को विकासशील बनाना शुरू किया और आपके राष्ट्र जहाँ पर उनका उपनिवेश है उसका शोषण शुरू कर दिया। तो यही उपनिवेशवाद है। तो इसके विषय में हम चर्चा करेंगे कि उपनिवेशवाद कहाँ से शुरू हुई और भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ा। आइए चलते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले स्पेन एवं पुर्तगाल के शासकों ने अपने शक्ति के बल पर सर्वप्रथम अमेरिका में उपनिवेशवाद की शुरुआत की थी। भारत में 1600 ईस्वी के आसपास जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, उसी के साथ उपनिवेशवाद का बढ़ावा शुरू हो गया था और बाद में कंपनी के साथ साथ ब्रिटिश जो संसद थी वो भी उसमें रुचि लेने लगी, जिसके फलस्वरूप भारत एक लंबे समय तक इंग्लैंड का उपनिवेश रहा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब कोई राष्ट्र अपने राजनीतिक शक्ति का विस्तार अन्य राष्ट्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए वहां के संसाधनों और स्थापित कर वहां के संसाधनों को अपने हित में करने के लिए कुछ उलट करते रहता है, कुछ यहाँ से संसाधन को ले गया, तो ऐसे व्यवस्था को क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद कहते हैं, जिसमें क्या करता है कि उस राष्ट्र का वो शोषण करता है और सामाजिक, संस्कृति और राजनीतिक गतिविधियों पर भी वो धीरे धीरे आगे चलकर नियंत्रण स्थापित कर लेता है। तो बच्चों, उपनिवेशवाद का जो अवधारणा है उसको आप स्वयं अपनी भाषा में इस नोट्स को पढ़ के आप अपनी भाषा में खुद से लिखेंगे और इसको समझेंगे। इससे आपका क्या होगा कि राइटिंग स्किल जो है वो बढ़ेगा और समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है कि आपका अगर राइटिंग स्किल बहुत बढ़िया है और समाज में जो जो घटनाएं घट रही है उस पर आपकी पैनी नज़र है, तो आप किसी भी सामाजिक चीज़ों का बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसका चित्रण कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उपनिवेशवाद का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। अभी तक तो हम जाने कि उपनिवेशवाद कैसे शुरू हुआ और उपनिवेशवाद भारतीय समाज पर धीरे धीरे आगे चल के प्रभाव डालना शुरू किया और इसका वास्तव में भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ उपनिवेशवाद के प्रभाव में। सबसे पहला प्रभाव ये पड़ा भारतीय समाज पर कि उसका औद्योगिकरण और नगरीकरण हुआ। और औद्योगिकरण और नगरीकरण होने से क्या हुआ कि नए सामाजिक संबंध और नए समूहों का विकास हुआ। नए सामाजिक संबंध और नए सामाजिक समूहों का विकास हुआ। कैसे? मैं मुख्य बिंदुओं को इस पर लिखा हूं और उस मुख्य बिंदुओं को आप हमारे एक्सप्लेनेशन को सुनकर और कुछ स्वयं सोच करके उसका जवाब लिखेंगे तो आपके जो मार्क्स होंगे काफ़ी अच्छे होंगे। तो एक बार इस पे गौर कीजिए। औद्योगिकरण और नगरीकरण
उपनिवेशवाद से शुरू हुआ, और शुरू होने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे नए सामाजिक समूह और नए संबंधों का विकास हुआ। नया सामाजिक समूह क्या था? नया सामाजिक समूह था कि जब उद्योग धंधे स्थापित हुए तो कुछ लोग मजदूर के रूप में उसमें कार्य करते थे, कुछ बाबुओं के रूप में कार्य करते थे, और कुछ बाबुओं से ऊपर अकाउंटेंट बनते थे। तो इस प्रकार अलग अलग समूह का निर्माण होने लगा। मजदूर वर्ग से काफ़ी हिल मिल कर रहते थे। जो बाबू वर्ग है, बाबू वर्गों के संपर्क में रहते थे। तो ऐसे करके समाज जो है, औद्योगिकरण से समाज क्या हुआ, बढ़ता ही चला गया और एक अलग अलग समूह बनना शुरू कर दिया। तो और इससे क्या हुआ कि नए सामाजिक संबंधों का भी विकास हो गया। जैसे मजदूर वर्ग और बाबू वर्ग में ये फर्क हुआ कि अब बाबू वर्ग को मजदूर वर्ग जो है वो अपना साहब मानने लगा, और उन दोनों के बीच जो रिलेशन बना, एक तरह का आप कह सकते हैं कि नौकर मालिक का भी जो रिलेशन होता है, संबंध होता है, बस वैसे ही धीरे धीरे ये समाज में नए सामाजिक संबंधों का विकास होने लगा। मजदूर वर्ग जो हैं उन पर बाबू वर्ग अपना अधिकार जमाने लगा, अपना कार्य कराने लगा, और बाबू वर्ग पे जो उससे ऊपर वाले वर्ग थे वो अपना अधिकार जमाने लगे और कुछ उनसे कराने लगे, कुछ आवश्यक कार्य अनावश्यक कार्य सारे कराने लगे। इस प्रकार एक नए सामाजिक संबंधों का विकास हुआ जो एक तरह से आपसी सद्भाव को कहीं ना कहीं वो रोका और कहीं ना कहीं उनके बीच गांठ बनता चला गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि औद्योगिक एवं नगरीकरण के प्रभाव से नए सामाजिक एवं नए संबंधों का विकास हुआ। चलिए, औद्योगिकरण का दूसरा प्रभाव ये पड़ा कि साहूकार और जमींदार वर्ग जो है, उपनिवेशवाद का दूसरा प्रभाव ये पड़ा कि साहूकार एवं जमींदार वर्ग जो है आपके समाज में बहुत प्रभावी हो गए। और प्रभावी जब हो गए तो उन्होंने क्या किया, सामाजिक संरचना में बदलाव कर दिया। सामाजिक संरचना में बदलाव कैसे किया कि ये लोग खुद को मालिक समझते थे, और इन लोगों का जो प्रभाव था औपनिवेशिक काल में ऊंचे ऊंचे जो ब्रिटिश अधिकारी होते थे, जो ब्रिटिश कर्मचारी होते थे, उन तक इनकी पकड़ होती थी और ये कुछ भी करा सकते थे। किसी का शोषण कराना हो या किसी का जान माल का क्षति करना हो या किसी का धन जब्त कराना हो तो एक बहुत आसानी से ये लोग करा देते थे। जिससे क्या हुआ कि सामाजिक संरचना में बदलाव होने लगा, शोषक वर्ग और शोषित होता चला गया, उनकी आवाज को दबा दिया गया। तो इस प्रकार साहूकार और जमींदार की भूमिका से सामाजिक संरचना में बदलाव आ गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या हुआ। अब जब बदलाव होगा, शोषण होगा तो क्या होगा। पहला चीज ये है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद में रोजगार का अवसर भी बढ़ा। कुछ रोजगार का अवसर बढ़ा तो क्या हुआ कि गांव के लोग निकलकर शहर में आए, और शहर में आने के बाद क्या हुआ कि वो धन कमाने लगे, जिससे उनका आर्थिक विकास हुआ और गांव का भी कुछ विकास हुआ। अब वो एक पूर्ण रूप से कृषि पर निर्भर न रह के कुछ औद्योगिक कार्यकलापों के द्वारा भी मुद्रा कमाते थे। तो इस प्रकार इसमें गांव के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर भी बहुत प्रभाव पड़ा। अब आइए कि चौथा पॉइंट है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद से भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो भारतीय मजदूर और किसान का काफी शोषण एवं उत्पीड़न हुआ, जिससे क्या हुआ कि सामाजिक व्यवस्था में बदलाव की शुरुआत हो गई। कोई भी व्यक्ति जब उत्पीड़ित हो जाता है या उसका
काफ़ी शोषण होने लगता है तो उसमें एक तरह का आक्रोश आता है, विद्रोह की भावना जगती है। तो इससे क्या हुआ कि अब सामाजिक व्यवस्था में बदलाव की शुरुआत होने लगी। भारतीय समाज में सामाजिक व्यवस्था जो उस समय तक चली आ रही थी उसमें अब बदलाव होने शुरू हो गई। अब कहीं कहीं ये होने लगा कि जमींदारों साहूकारों के बातों को लोग नहीं मानने लगे, विद्रोह करने लगे। इस प्रकार सामाजिक जो समरसता थी, अभी तक जो शांति से चलता आ रहा था, इसमें अब एक तरह का टकराव शुरू हो गया। तो इस प्रकार सामाजिक व्यवस्था की बदलाव की भी शुरुआत औपनिवेशिक शासनकाल में हुई। अब आइए कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद में क्या होता था कि धन संपदाओं को ब्रिटिश हित के लिए ये लोग ले जाते थे बाहर, देश से बाहर ले जाते थे। जिससे क्या हुआ कि भारतीय समाज में एक तरह का सबों में, सभी वर्गों में एक आक्रोश आया। और आक्रोश आने से क्या हुआ कि आगे चल के यही आक्रोश विद्रोह में बदलता चला गया और यहीं से धीरे धीरे राष्ट्रवाद की नींव पड़नी शुरू हो गई। चलिए आगे का पॉइंट हम देखते हैं कि उसके बाद क्या हुआ कि औपनिवेशिक शासनकाल में अंग्रेजी भाषा का महत्व लोग दे रहे थे और जिसके कारण क्या हुआ कि अंग्रेजी भाषा में शैक्षणिक कार्य आरंभ किए गए, शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित की गई, जिसका प्रभाव भारतीय समाज पर क्या हुआ कि भारतीय समाज पर आधुनिक विचारधारा, तर्क शक्ति इत्यादि का प्रभाव पड़ने लगा, जिससे व्यक्तियों के सोच में बदलाव आने लगा। अब ये गलत और सही क्या है, इस पे वो आपस में विचार विमर्श करने लगे, जिससे एक बदलाव शुरू हो गया। अब आइए कि आगे क्या हुआ कि जो अंग्रेजी संस्थान में पढ़ते थे वो मध्यम वर्गीय लोग अधिक थे और मध्यम वर्गीय लोग अक्सर देश के किसी भाग में जाते थे अपने धन को कमाने के लिए या नौकरी के उद्देश्य से। तो जब वे जाते थे तो हर जगह अपने तर्क का इस्तेमाल करते थे, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते थे, लोगों से विचार विमर्श करते थे, जिसके चलते क्या हुआ कि एक तरह का राष्ट्रवाद अपना पांव पसारना शुरू कर दिया था कि लोग अब समझने लगे थे कि काफ़ी हम लोग शोषित हो रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि औपनिवेशिक काल में जो ब्रिटिश लोग थे, इन्होंने क्या किया कि योग्य व्यक्ति होते हुए भी भारतीय लोगों को ऊंचे एवं जिम्मेदार सरकारी पदों से उनको हटाने लगे। तो योग्य व्यक्तियों में भी असंतोष आने लगा और असंतोष जब आने लगा तो उपनिवेशवाद के खिलाफ वे अंदर ही अंदर घुटन महसूस करने लगे और यही आगे चल के उपनिवेशवाद विरोधी चेतना का विकास किया और राष्ट्रवाद भावना का धीरे धीरे ये प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। अब देखिए आगे क्या होता है कि उपनिवेशवाद का जब प्रभाव पड़ा, एकदम उपनिवेशवाद का प्रभाव जब चरम पे था, तो वहीं से राष्ट्रवाद का उद्भव हुआ, राष्ट्रवाद का विकास वहीं से शुरू हुआ। उपनिवेशवाद का जहां विरोध चरम पे था, वहीं से राष्ट्रवाद का उद्भव हुआ। समाज के सभी वर्ग शोषण उत्पीड़न के शिकार थे। उनका जो
भारत का संसाधन था उसका दोहन हो रहा था, मानवता का हनन हो रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में उनमें क्या हुआ कि एक तरह का एक भाव आया कि अपना ही देश है, मैं उसी देश का हूँ, लेकिन अपने ही देश में मेरा इतना शोषण हो रहा है। तो यही सोच आगे चल के राष्ट्रवाद का प्रखर विकास किया और वहीं से राष्ट्रवाद की शुरुआत मानी जाती है। तो इस प्रकार बच्चे हम लोग देखें कि उपनिवेशवाद का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो 10 पॉइंट मैंने आपको दिया और 10 पॉइंट में आप मेरे एक्सप्लेनेशन को आपने सुना और इसे आप अपनी भाषा में उसको लिखेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और फिर उसको लिखेंगे बोर्ड्स एग्जाम में, तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं कि आगे राष्ट्रवाद की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का दूसरा पॉइंट है, दूसरा मुख्य बिंदु है राष्ट्रवाद। हम लोग राष्ट्रवाद अक्सर इतिहास में पढ़ते हैं। यहां समाजशास्त्र में सामाजिक राष्ट्रवाद के विषय में हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रवाद का भारतीय समाज पर क्या असर पड़ा, उसके प्रोत्साहित करने वाले कारक कौन कौन थे, आखिर राष्ट्रवाद भारतीय समाज में कैसे पनपा। तो अभी आप देखें कि उपनिवेशवाद का ही रिजल्ट था, उपनिवेशवाद का ही एक तरह का कहिए कि निष्कर्ष था कि राष्ट्रवाद आपके समाज में जागृत हुआ। तो राष्ट्रवाद क्या है, इसको हम कैसे, इसकी अवधारणा को कैसे हम लिखेंगे, राष्ट्रवाद की अवधारणा को कैसे लिखेंगे हम। राष्ट्रवाद एक चिंतन की एक ऐसी मानसिक अवस्था है। राष्ट्रवाद क्या है, चिंतन की एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने धर्म, जाति, क्षेत्र की भावनाओं से क्या होते हैं, ऊपर उठते हैं और सिर्फ राष्ट्र के प्रति सर्वोच्च निष्ठा रखते हैं। इसी को मूल रूप से राष्ट्रवाद कहा जाता है कि व्यक्ति जाति, धर्म या क्षेत्र तीनों से ऊपर उठ के अपने राष्ट्र के लिए सोचते हैं, वही क्या होता है, राष्ट्रवाद होता है। और औपनिवेशिक काल में, ब्रिटिश शासन काल का जो औपनिवेश का लास्ट चरण था, अंतिम चरण था, उसमें भारतीय समाज के रग रग में राष्ट्रवाद की भावना का उत्पत्ति हो चुका था। और यही राष्ट्रवाद क्या किया कि व्यक्तियों में अपने देश के आन बान पर कुर्बान होने का जज्बा पैदा किया और वहीं से भारत की स्वतंत्रता की शुरुआत हुई कि वहीं से भारत कैसे स्वतंत्र हो, इसके लिए भारत के समाज की, भारतीय समाज के हर तबके के लोग आगे आने लगे। तो भारत में राष्ट्रवाद की भावना के पनपने का कारण क्या था, इसको तो आप जान गए कि मेन कारण था कि ब्रिटिश उपनिवेश द्वारा धार्मिक, जातिगत, रोजगार एवं आर्थिक मामलों में लगातार हस्तक्षेप किया जा रहा था। और लगातार जब हस्तक्षेप किया जाएगा तो क्या होगा, कोई ना कोई व्यक्ति जो है वो आक्रोशित होगा। तो जब व्यक्तियों का समूह आक्रोशित होने लगा तो वही क्या किया कि सामाजिक तौर पर राष्ट्रवाद का उनके अंदर उदय हुआ और यही आगे चलकर ब्रिटिश समाज का विरोध करना शुरू कर दिया। देखिए आगे चलते हैं हम
कि राष्ट्रवाद की भावना को प्रोत्साहित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ये अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि राष्ट्रवाद की भावना को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये होता है कि मातृभूमि के प्रति, जो आपका देश है उसके प्रति आपकी क्या होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, और एक भौगोलिक एकता होनी चाहिए। भौगोलिक तौर पर भी, जैसे मान लीजिए कि कोई पहाड़ी क्षेत्र में रहता है, कोई मैदानी क्षेत्र में रहता है, तो उनके बीच भी एक सामाजिक संबंध, एक राष्ट्र के लिए एक राष्ट्रवाद की भावना होनी चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि वो मातृभूमि के प्रति वो श्रद्धा रखा है। तो दो चीज़ होना चाहिए। राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे पहले मातृभूमि से श्रद्धा होनी चाहिए और भौगोलिक एकता भी होनी चाहिए। दूसरा कारक क्या है कि समान हित होना चाहिए। जैसे उस समय क्या था कि सभी भारत के समाज के हर तबके के लोग चाहते थे कि हम ये इस ब्रिटिश उपनिवेशवाद से मुझे मुक्ति मिले। तो उस समय एक हित था। तो इसलिए क्या हुआ कि एक हित के लिए सबों ने संघर्ष करना शुरू किया और उन्होंने सोचा कि ब्रिटिश उपनिवेश को यहाँ से हटाना है, और यहीं से राष्ट्रवाद की भावना को प्रोत्साहन मिला। तो इसलिए समान हित भी होनी चाहिए। और नेक्स्ट आइए, समान आकांक्षाएं होनी चाहिए। समान आकांक्षाएं मतलब कि आप लोगों की चाहत एक होनी चाहिए। भारत को आज़ाद होने में एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। तो शुरू में क्या था, आकांक्षाएं लोगों की क्या थी कि एक निश्चित जगह की आकांक्षाएं अलग होती थी, फिर एक निश्चित जगह के लिए अलग। तो वैसी परिस्थिति में धीरे धीरे क्या हुआ कि उस बहुत सारे आंदोलनों को दबा दिया गया। लेकिन जब ही वो आकांक्षाएं पूरे देश में समान हो गई तो राष्ट्रवाद की भावना का उत्पन्न होना लाजमी था, और उसी बाद राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई जो आगे चल के काफ़ी बृहद होती चली गई। नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा संस्कृति परंपराओं की भी समानता होनी चाहिए। आपकी भाषा भी क्या होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। कोई अगर दूसरे जगह का है, अगर भाषा कोई दूसरा बोलता है और मैं उस भाषा को नहीं समझ पा रहा हूँ तो मैं उसकी भावनाओं को नहीं समझूंगा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि राष्ट्रवाद की भावना की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। तो भाषा संस्कृति, और संस्कृति जो होती है, जैसे हम लोग के यहाँ क्या है समाज में, बड़ों का हम लोग क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। तो लगभग भारत के सभी समाज में आप जाएंगे, चाहे उत्तर से दक्षिण जाएं या पूरब से पश्चिम जाएं, तो हर समाज में आप देखेंगे कि लोग जो हैं अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं। तो वहाँ संस्कृति एक हो जाती है, परंपराएं एक हो जाती है लोगों का। जैसे महिला लोगों का थोड़ा सा लोग ज़्यादा सम्मान करता है हर जगह। सम्मान आप देखिएगा तो महिलाओं का सम्मान पूरे देश में अलग अलग ढंग से किया जाता है, लेकिन सम्मान हर जगह होता है। तो कहने का मतलब यह है कि वो हमारी परंपरा रही है। तो भाषा संस्कृति और परंपरा की अगर समानता है तो वहाँ राष्ट्रवाद उत्पन्न हो सकता है, जो हमारे भारतीय समाज में धीरे धीरे वो आया। अब आइए, नस्ल की समानताएं भी होनी चाहिए। जैसे आप देखते हैं पश्चिमी देशों में क्या होता है, साउथ अफ्रीका में आप वो पश्चिमी देश या साउथ अफ्रीका में देखिए, साउथ अफ्रीका में क्या नस्ल भेद लोग ज़्यादा होता है, गोरे और काले का भेद अधिक होता है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ लोग जो अशिक्षित हैं वो नस्लों का भेद करने लगते हैं। अगर शिक्षित हैं तो कोई खास असर नहीं पड़ता है। तो उस समय भारतीय समाज क्या था, औपनिवेशिक काल में काफ़ी अशिक्षित था। तो हमारी नस्ल चूंकि एक थी,
इसलिए वहाँ क्या हुआ कि राष्ट्रवाद पनपा। तो कहने का अर्थ यह है कि नस्ल की भी समानता होनी चाहिए। राष्ट्रवाद के प्रोत्साहन में नस्ल की समानता की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। ठीक है, अब आइए सबसे लास्ट और महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि समान परिस्थितियां और इतिहास होनी चाहिए। औपनिवेशिक काल में भारतीय समाज की परिस्थितियां हर जगह की लगभग एक समान थी, उसका इतिहास भी एक ही था। वो बरसों से शोषित होते आ रहे थे, जिसका परिणाम क्या हुआ कि एक आक्रोश में बदला और उपनिवेशवाद के खिलाफ इनमें आवाज उठनी शुरू हुई और फिर वो राष्ट्रवाद की भावना तक पहुंच गई। तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद की भावना को प्रोत्साहित करने वाले कारक, ये मुख्य कारक आपके सामने है, इसको आप नोट कर लेंगे, इसको मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। ये दो टॉपिक्स आज आपके फर्स्ट चैप्टर का जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान देंगे। बच्चों, अगले क्लास में फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।